हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के फिजिकल साइंस के 25 क्वेश्चनों को। जैसा कि मैंने 3 एपिसोड अपलोड कर दिया है, आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए मेरे और वहां से देख सकते हैं आप। आज ये चौथा वीडियो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल साइंस के जो भी क्वेश्चन हैं और जो पूछे गए हैं उनको भी मैंने शामिल किया है, जो इम्पोर्टेंट है उनको भी मैंने शामिल किया है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। रिमोट सेंसिंग डिवाइस। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। रिमोट सेंसिंग में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है एक्स किरण, दूसरा ऑप्शन है गामा किरण का, तीसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरण का, चौथा ऑप्शन है अवरक्त किरण का। तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण का रिमोट सेंसिंग डिवाइस में अंतर्निर्मित स्रोत होता है। आगे चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? आप बताइए। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, सरल भी है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है कापर, दूसरा है लोहा, तीसरा है चांदी, चौथा है निक्रोम। नाइक्रोम होना चाहिए, निक्रोम दिया हुआ है तो इसका विकल्प चौथा ही होगा, निक्रोम का बनता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक सर्व क्षमता की रेंज होती है। आपको अच्छे से मालूम होगा, ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। पहला ऑप्शन है 45 से 50 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है 200 से 250 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 5 से 10 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है 2000 से 2500 डेसिबल। तो 5 से 10 डेसिबल जो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक सर्व जो क्षमता होती है उसकी रेंज होती है। आगे चलते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि पहला ऑप्शन है तेल पानी से हल्का होता है, तेल अधिक श्यान होता है, तेल पानी में नहीं घुलता है, तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से बहुत कम होता है। तो इसका आंसर आपको मालूम होगा कि तेल का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो पानी से बहुत कम होता है, इसी कारण तेल की बूंद पानी पर तैरने लगती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से उस युक्ति डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी और सीडी में परिवर्तित कर देती है? एसी को किस में परिवर्तित कर देती है? सीडी में। दोलित्र, दूसरा है प्रवर्धक, तीसरा है दृष्टिकारी, परिशोधक या इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे इसका आंसर। तो क्या होता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिकारी परिशोधक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? गुणांक, आयाम से, आवृत्ति से, गुणवत्ता से, वेग से। जो प्रकाश का रंग होता है वो किससे संबंधित होता है? गुणांक से संबंधित होता है, आवृत्ति से संबंधित होता है या गुणवत्ता से या वेग से? आप बताएंगे। चारों ऑप्शन आपके पास है, स्क्रीन पर है, देखिए जल्दी से और इसका आंसर दीजिए। तो इसका होता है गुणांक या आयाम से प्रकाश का रंग संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल। अगला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, ऑटोमोबाइल में मोटर कारों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक ब्रेकों के कार्य कारण में वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइलों में, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम, पोसियल्स का सिद्धांत, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो इसका आंसर आपको भली भांति पता होगा,
इसका आंसर क्या होगा? पास्कल का नियम ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण में या वर्किंग में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है? आप जानते होंगे एल्कोहल, पारद, ईथर, पानी, चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा? तो पारद इसका सर्वोत्तम सुचालक होता है किसका? ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन तथा अन्य धूलकण, जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना, मानव आमाशय की भीतरी भाग, मानव नेत्र का भीतरी भाग। इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होता है उससे क्या देखा जाता है? डॉक्टर लोग क्या देखते हैं? तो पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण, जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना, मानव आमाशय का भीतरी भाग, मानव नेत्र का भीतरी भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं तथा विषाणुओं वायरस की संरचना को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? या कोई वस्तु निमज्जित है, खोई हुई है, तो उसको किससे हम पता करते हैं? कौन सा यंत्र है? तो हम सोनार से, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, तो सोनार के माध्यम से हम उसको पता लगाते हैं या खोजते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया? यहाँ लेजर है, लेजर का आविष्कार किसने किया? सर फ्रैंकक व्हिटल ने, प्रेफर्ड मॉरिसन ने, टी.एच. मैमाम ने, सेमूर क्रे ने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टी.एच. मैमाम ने क्या किया था? लेजर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? किससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग हम करते हैं? कौन सा ऐसा यंत्र है? तो हम सोनार का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? खोई हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए और समुद्र की गहराई को ध्वनि तरंगों के माध्यम से नापने के लिए इसका हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली हुई शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कोई चीज़ बनता है रूम में तो उसकी महक जो है पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसे ही सेंट पे लागू होता है। ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा किस कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण, इवेपोरेशन के कारण, वाष्पन के कारण, वेपोराइजेशन के कारण, विसरण या ऊर्ध्वपतन। तो इसका जो वजह है या आंसर है आप बताएंगे। इसका आंसर हो जाए विसरण। विसरण के कारण पूरे कमरे में सेंट की खुशबू फैल जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेघाच्छादित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। अब अक्सर देखते होंगे जब बादल छा जाते हैं ठंडियों में तो मौसम हल्का गर्म हो जाता है या पहले की अपेक्षा गर्म हो जाता है, और जब रात में खुला मौसम रहता है, तारे टिमटिमाते हैं, तो उस दिन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, ठंडी तेज़ हो जाती है अन्य दिनों के अपेक्षा। तो मेघाच्छादित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। इसका वजह क्या है? चालन, द्रवण, विकिरण या सूर्तप। तो इसका कारण है दोस्तों विकिरण। विकिरण के माध्यम से मेघाच्छादित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडा होता है। टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं? क्वेश्चन अच्छा है और इसके विकल्प भी थोड़े लंबे लंबे हैं। टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं? टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं आप बताएंगे। पहला है टेलीफोन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। टेलीफोन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना। ASDT कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन को बाहर के टेलीफोनों के साथ संयोजित करना। समाचार और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो ध्वनि की गति आप जानते होंगे सबसे तेज अगर निर्वात रहता तो निर्वात में होता, लेकिन यहाँ पे है जल, वायु, कांच और ग्लिसरीन
तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर वायु में। सॉरी दोस्तों, कांच में होगा, वायु में नहीं होगा, कांच में होगा। ध्वनि का पूछा जा रहा है, मैंने इसका गलत बता दिया। ध्वनि का पूछा जा रहा है। ध्वनि की सबसे तेज़ गति जो होती है वो ठोस के बाद, आप जानते हैं सबसे अधिक ठोस में होती है ध्वनि की चाल। हमने प्रकाश समझ के बता दिया था। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, इसके बाद वायु में होगी। आगे चलते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी जो होता है अधिक संवेदी होता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, अपनी अवस्था को आसानी से बदल सकती है। इसका आंसर क्या होगा? द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, या अपनी अवस्था को आसानी से बदल सकती है। तो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार कर सकती है क्या? गैस तापमापी, इसलिए अधिक संवेदी होती है। आगे चलते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? चप आपके सामने है, पायरेक्स का, फिलेंट का, क्रूक्स कांच का, क्रिस्टल का। तो धूप के चश्मे के लिए हम क्रूक्स कांच का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा उत्पादन में भारी लागत का, प्रदूषण के कारण कुछ ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने के भय का, ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का, ऊर्जा के स्रोतों की अनुपलब्धता का। तो ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? तो ऊर्जा संकट ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का। आप जानते हैं कोयला का सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है फिलहाल में, ताप विद्युत सबसे अधिक उसी से बनाए जा रहे हैं। आप बिजली जो आपके रूम में आती है वो भी कोयले के प्रयोग से ही आती है। आप जानते हैं ताप विद्युत के उत्पादन से सबसे अधिक भारत में 70% से अधिक बिजली बनाई जाती है। तो ऊर्जा संकट जानते हैं किसका परिणाम है? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का। आगे चलते हैं। बिजली का सुचालक है शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट। बिजली का सुचालक है तो शुष्क वायु होगा नहीं, कांच होगा, कागज होगा नहीं, मिट्टी का तेल तो होगा नहीं। इसमें ग्रेफाइट जो है एक अधातु होते हुए भी सुचालक है, जो कि अधातुओं में अपवाद के रूप में ग्रेफाइट आती है। आगे चलते हैं। राडार का आविष्कार किसने किया था? तो राडार का आविष्कार 4 विकल्पों के सामने है। एंड्रू जैक सिनेमा ने, एंगस कोडाक ने, विलियम रस्मे, या रॉबर्ट वाटसन बार्ट ने। तो राडार का जो आविष्कार किए रॉबर्ट वाटसन बार्ट ने किए हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? बायोगैस, सौर, पवन, कोयला। तो अभी अनवीकरणीय स्रोत की हम बात किए थे, इसका सबसे अधिक यूज हो रहा है कोयले का। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है वाष्पोत्सर्जन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, विसरण के दौरान, परासरण के दौरान। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कब होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तब सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधनों को जलाना, बार बार ज्वालामुखियों का फटना, पेड़ों को काटना, पृथ्वी सूर्य के निकट होती जा रही है। तो भूमंडलीय तापन का प्रमुख जो कारण है आप बताएंगे। चारों विकल्प आपके सामने है। जीवाश्म ईंधनों को जलाना सबसे बड़ा वजह आज के समय में, पेड़ों का काटना होगा दोस्तों। मैंने जीवाश्म ईंधनों को जलाना, ये भी दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। आप जानते हैं भूमंडलीय तापन का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है पेड़ों को काटना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट सबसे बड़ा, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ओजनी गैस है और वायुमंडल की निचली परत में होती है, और ये सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः दीर्घ तरंग के रूप में वापस नहीं जाने देती अंतरिक्ष में। इस वजह से तापमान धरती का धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं भूमंडलीय तापन या भूमंडलीय तापन बोलते हैं। वाष्पन नहीं, भूमंडलीय तापन बोलते हैं, या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसी को बोला जाता है। इसी कारण तापमान
बढ़ता जा रहा है धरती का। आगे चलते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वह स्थिर रहता है, वह घटता है, बढ़ता है, वह सतत घटता बढ़ता रहता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि जो गैसों का आवरण है ऊपर जाने से वो विरल होती जाती है, इसलिए दबाव भी कम होता जाता है, तो वह घटता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा आज का जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने 25 क्वेश्चनों का अध्ययन कराया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।